मैं अपने को फिटनेस पसंद समझता था, क्यों? बिकॉज आई एम ए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा हूँ। अच्छा। तो मैं अपने को फिटनेस पसंद समझता था। यही एक सबसे बड़ा जो है मेरे ख्याल से मेरी तरफ फॉल्ट। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मिसेज ने ऑब्जर्व किया कि मैं रास्ता भूल रहा हूँ। अच्छा। रास्ता भूल रहा हूँ। फिर उनको लगा कि मेरा मूवमेंट जो है वो थोड़ा स्लो हो गया है। मैं नॉर्मली स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो फास्ट चलता हूँ। जब मैं स्लो हो गया तो मेरी मिसेज को लगा कि समथिंग इज एबनॉर्मल विद दिस गाय। मेरी फैमिली को भी बताया, मुझे बताया नहीं गया, उन्होंने फैमिली को बताया इनको कुछ भी हो सकता है, इनको पैरालिसिस भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। ब्रेन सर्जरी क्या होती है? ब्रेन सर्जरी होने से पहले क्या होता है? ब्रेन सर्जरी होने के बाद में क्या होता है? जब कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाता है तो किस प्रकार के इमोशनल लॉसेस होते हैं, किस प्रकार के फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और क्योंकि हम क्रिटिकल इलनेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी किसी चीज़ को डिटेल में समझना है तो उसकी डिटेल जानकारी, अच्छी तरीके से जानकारी वो व्यक्ति दे सकता है जिसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। तो आज के इस वीडियो में हम मिलने वाले हैं मिस्टर श्यामलाल चौधरी जी से, और उनके साथ में ये घटना हो चुकी है, उनका ब्रेन सर्जरी का ऑपरेशन हो चुका है। तो उनसे हम ब्रेन सर्जरी के बारे में बात करेंगे, इस क्रिटिकल इलनेस के बारे में बात करेंगे। श्यामलाल चौधरी ONGC में काम करते थे, वहाँ से वो एज ए चीफ जनरल मैनेजर रिटायर हुए हैं। उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती थी, बहुत फिट व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उन्हें ये क्यों हुआ, इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। चलिए मिलते हैं श्यामलाल चौधरी जी से और इस टॉपिक पर बात करके कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। श्यामलाल जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। वेलकम। जिससे कि दूसरे लोगों को फायदा हो जाए, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद से एक्सपीरियंस की है। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए श्यामलाल जी के ये जो ब्रेन सर्जरी, ये जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या है ये ब्रेन सर्जरी? एक्चुअली किसी भी तरह का जो हमारे ब्रेन में अगर देखें तो 1000 नर्व बोलते हैं, और कोई भी नर्व से लीकेज होगा तो ब्लड निकलेगा, और ब्लड जो निकलेगा वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, वो सीधा एक्यूमुलेट होता रहेगा, और एक्यूमुलेट हो जाएगा तो बाद में उसको एक क्लॉट बन जाता है, और क्लॉटिंग हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, क्लॉटिंग होगा तो क्या है, इट विल अफेक्ट डैमेज। तो आदमी को क्या होगा, अगर स्ट्रोक आ गया, इसको हम लोग ब्रेन स्ट्रोक भी बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो पूरा सिस्टम को पैरालाइज कर देगा, आदमी के पैरालाइज, और आदमी की डेथ भी हो सकती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेन सर्जरी, इज ऑलवेज कॉल्ड क्रिटिकल इलनेस। करेक्ट है। तो ये कैसे हुई, मतलब ब्रेन से लीकेज हो गया, ब्लड का लीकेज हो गया और फिर वो एक क्लॉट के रूप में आ गया, ये कैसे हुई आपको? एक्चुअली मुझे भी इसका बारे में सिम्टम्स हुए थे इसके, वो सिस्टम से ये हुआ कि मुझे कुछ दिन से प्रायर टू दैट 15 दिन पहले करीब मुझे हेडेक हो रहा था। कब की बात है ये, आपको कब हुआ? ये बात है फरवरी की है, क्योंकि ये 12 फरवरी 23 को मेरा ऑपरेशन हुआ। 13 फरवरी को हुआ, और ये करीब जनवरी का लास्ट वीक से मुझे हेडेक था। लेकिन नॉर्मल जो काम करते हुए मार्केट गया तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मिसेज ने ऑब्जर्व किया कि मैं रास्ता भूल रहा हूँ। अच्छा। रास्ता भूल रहा हूँ, उसके बाद फिर उनको लगा कि मेरा मूवमेंट जो है वो थोड़ा स्लो हो गया। मैं नॉर्मली स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो फास्ट चलता हूँ, इस एज में बहुत फास्ट चलता हूँ, और आई कैन रन। मैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का, मतलब अब आपकी क्या एज होगी? अब मेरी एज ही है 63 प्लस। 63 होगी। और मैं क्या है, दौड़ता हूँ, अभी दौड़ भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं अपने को फिटनेस पर्सन समझता था, बीइंग योर स्पोर्ट पर्सन। लेकिन जब मैं स्लो हो गया तो मेरी मिसेज को लगा कि समथिंग इज एबनॉर्मल विद दिस गाय। अच्छा। तो उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, जो हमारे नीचे ही डॉक्टर रहते थे, वो जिसके के रिटायर्ड डॉक्टर दास रहते थे, दास साहब को हेल्प ली। उन्होंने मुझे फिजिकली देखा तो फिजिकली उनको कुछ नहीं लगा, लेकिन जब मैं बैठ रहा था तो उनको लगा कि मैं लेफ्ट साइड में थोड़ा झुक रहा हूँ सोफा पे, तो उनको लगा कि समथिंग एबनॉर्मल। उन्होंने तुरंत ही एडवाइस किया मेरी फैमिली को कि इनको तुरंत ही अपोलो हॉस्पिटल नियर बाई है, और तो दूर पड़ेंगे बॉम्बे में, आप अपोलो में आप ले जाइए और थोड़ा चेकअप करा लो। उन्होंने ही वाज सो मतलब सपोर्टिंग
कि उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल में फ़ोन भी कर दिया कि भाई इनको प्रायोरिटी पे देखना है। मेरी फैमिली ने गाड़ी करके या किसी फ्रेंड की, एक फ्रेंड ने, हमारी क्लोज फ्रेंड है मिस्टर आनंद मोहता, उनकी हेल्प लेके अपोलो में गए। अपोलो ने CT स्कैन किया। फिर उन्होंने मुझे पूछा, हमारी फैमिली को पूछा क्या ये चोट लगी थी कि गिरे थे। नॉर्मली जो है ब्रेन हेमरेज होने से पहले ये सिम्टम्स होते हैं, तो वो मुझे कुछ हुआ नहीं था, ना मैं गिरा नहीं ये है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दोबारा ही उन्होंने CT स्कैन किया तो क्लॉट दिखा रहा था। देन दे प्लान द ब्रेन सर्जरी। मेरी फैमिली को भी बताया, मुझे बताया नहीं गया, उन्होंने फैमिली को बताया इनको कुछ भी हो सकता है, इनको पैरालिसिस भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं, इनका हम सर्जरी मॉर्निंग में 13 तारीख को मॉर्निंग में 8 बजे प्लान करेंगे। किया है। और अगर इनको कोई बेहोश अभी, क्योंकि कॉन्शियस स्टेट में अगर अनकॉन्शियस होते हैं तो इनको तुरंत ही हमें उसी समय मोमेंट रात को भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। अर्ली मॉर्निंग खुदा न खास्ता सब नॉर्मल रहा। अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने जो है मेरी सर्जरी की और करीब दे प्लान फॉर 2-3 आवर्स सर्जरी, लेकिन यार देख रहे हैं ये 2 जगह कट है लगा हुआ यहाँ पे। तो इन्होंने क्या, जैसे ही वो कट किया तो वो ब्लड जो है बाहर आ गया, लिक्विड स्टेट, ये क्लॉट नहीं बन पाया था। ये थैंक गॉड कि मैं मेडिटेशन भी करता हूँ 28 आवर्स से, सहयोगा मेडिटेशन में करता भी हूँ, स्कूल कॉलेज में कराता भी हूँ और आई एम टीचर ऑफ योगा सहयोगा मेडिटेशन। अच्छा। हाँ, तो इसका मुझे बेनिफिट हुआ कि इससे फ़ायदा हुआ कि ये क्या है, मेडिटेशन जो करते हैं हम लोग उसमें वो कनेक्ट हो जाते हैं उससे प्री एनर्जी से, तो उसमें कहीं की हेल्प मिलती है। और शायद उसी एनर्जी ने वो जी हमारी हेल्प की कि मेरी मिसेज को इंट्यूशन हुआ और वो जो टाइमली हॉस्पिटल लेके पहुंच गए और मेरा ऑपरेशन हो गया। तो जो क्लॉट ब्रेन हैमरेज जो सिचुएशन थी उससे प्रायर सिचुएशन में इंफॉर्मेशन मिलते ही और हमारा ऑपरेशन हो गया। तो ब्लड जो ब्रेन के अंदर नहीं गया था थैंक गॉड, तो इसलिए वो क्लॉट नहीं बना, तो वो बाहर निकल गया और मेरा 1 घंटे के अंदर सर्जरी हो गई और मैं कॉन्शियस स्टेट में भी थोड़ा जाग गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। मेरे मन में एक प्रश्न आता है, देखो हर कोई भी चीज़ होने की कुछ वजह होती है। हेल्थ रिलेटेड हम कुछ गलत खाते हैं, कुछ एक्सेस खाते हैं या कुछ हमारी हैबिट्स होती है खाने पीने की। किस वजह से हुआ आपको ये, डॉक्टर्स ने क्या बताया? अब आप तो योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। डॉक्टर इसके बारे में मुझे कुछ आंसर नहीं दे पाए। मैंने ये सेम क्वेश्चन बाय आस्क्ड टू डॉक्टर कि ये क्यों हुआ था। लेकिन आपके खाने पीने की हैबिट ऐसी है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, खाने पीने की तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ डेफिनेटली खाने पीने की चीज़ें जो हैं ये भी एक रोल प्ले करती हैं। और आदमी की जो हेक्टिक लाइफ स्टाइल है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि अभी कहने को तो मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ लेकिन मेंटली आदमी एंगेज रहता है और जो खाली बैठा आदमी जो है मेंटली ज़्यादा एंगेज रहता है। और उसमें अगर फिजिकल एक्टिविटी हो जाए तो मेरा हेक्टिक क्या रहा कि मेरा सबसे बड़ा ये रहा कि मैं अपने को फिटनेस पसंद समझता था, क्यों बिकॉज आई एम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा हूँ। अच्छा। तो मैं अपने को फिटनेस पसंद समझता था और यही एक सबसे बड़ा जो है मेरे ख्याल से मेरी तरफ फॉल्ट था कि आदमी को बैलेंस लाइफ लीड करनी है तो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बैलेंस चाहिए। अभी क्या है, हम लोग फिजिकल फिट हो गए लेकिन इमोशनली बैलेंस नहीं है, या इमोशनली बैलेंस हो गई, हम स्पिरिचुअल बैलेंस नहीं है। अब 63 की एज में चलो फिजिकल लोग को अच्छा लग रहा है कि फिट है, लेकिन हमारी आर्टरीज वीक हो गई ना, तो वो क्या है, ऐसे जो ब्रेन में हमारी 1000 आर्टरीज होती हैं तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई थिंक दैट जो एक्टिव, जो इमोशनल का इम्बैलेंस रहा, फिजिकल एक्टिवनेस रही, दैट प्लेड ए रोल इन दिस प्रॉब्लम जो मुझे तो आपको 13 तारीख को आपका ऑपरेशन हुआ। हाँ जी। 13 फरवरी को आपका ऑपरेशन हुआ। 13 तारीख को ऑपरेशन हो जाने के बाद हाँ जी क्या आपकी वर्किंग लाइफ में क्या फ़र्क आया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो वर्किंग लाइफ में तो फ़र्क ये आता है कि आदमी ये ब्रेन और खासतौर से दो जो मैं अपने हिसाब से क्रिटिकल इलनेस मानता हूँ, एक हार्ट सर्जरी और ब्रेन सर्जरी। तो these two are the, in Indian context, these two are the major illness और critical illness। तो इसमें क्या है कि ऑपरेशन के बाद आपको 1-2 हफ्ता तो ऐसे निकल जाए कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है,
ज़्यादा सुनना नहीं है। मेरा मोबाइल एक हफ्ते तक पूरा बंद हो गया, तो एक बंद हो गया तो आज की डेट में अगर आप सोच लीजिए कि मोबाइल बंद होने से आदमी लगता है हैंडीकैप हो गए, फिर आपको मूवमेंट नहीं करना है, आप अलग निकल नहीं सकते। क्योंकि मेरी फैमिली स्पेशली माई वाइफ और मेरी बेटी बहुत कॉशियस है। तो वो कहते हैं कि भाई पापा, अगर आपको हमारी बेटी कहती है आपको कुछ हो जाता तो हम तो कहीं के नहीं रहते। तो क्या है, वो पूरा उसका अटेंशन रहा। अगर जॉब में तो उनका जॉब से छुट्टी लेनी, वो तो थैंक गॉड कि मेरी बेटी की जो बॉस है बहुत अच्छी, तो उनको बीच बीच में उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया। दूसरा, अगर मानो मेरी वाइफ थैंक गॉड कि वो हाउस वाइफ है, अगर वो वर्किंग होती तो उनकी इनकम, एक तो खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं सब डेफिनेटली। उसके बाद कि इंश्योरेंस है फैमिली वो मिलेगा, लेकिन सब चीज़ तो नहीं मिल पाती, कुछ हमारी मेडिसिन है वो कवर नहीं होती। फिर उसके बाद हमें हेल्दी डाइट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, फ्रूट्स चाहिए। आजकल ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं, ये कॉमन मैन कैन नॉट अफोर्ड दीज थिंग्स। तो ये एक फाइनेंशियली भी एक आदमी को काफ़ी डाउन साइड में हो जाता है इसी क्रिटिकलनेस से। तो मतलब कि मेरी खर्चे तो होते ही होते हैं, ऑपरेशन हो जाने के बाद में मेरी इनकम पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, घर वालों की इनकम पर इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे बताइए श्यामलाल जी, करीबन ये जो ब्रेन सर्जरी हुई, ये जो प्रोसेस रहा, उसमें तकरीबन कितना खर्चा हो जाता है इस प्रकार की सर्जरी? इस प्रकार की सर्जरी में मिनिमम 5 लाख, कम से कम 5 लाख, कम से कम 5 लाख। और ये सर्जरी के अलावा और ऐसे क्या खर्च, क्योंकि सर्जरी का 5 लाख तो चलो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो गया, लेकिन ऐसे कौन से खर्चे हैं आपको ऐसा लगता है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते लेकिन वो खर्चे भी पैदा हो जाते हैं? हाँ, वो क्या? मैं आपको बता रहा हूँ सर कि ये तो मेरा 5 लाख का खर्चा इसलिए बताया कि मेरा तुरंत हो गया। मेरा एक तरह माइनर ब्रेन सर्जरी मान सकते हैं कि कट करके ब्रेन निकाल। अगर ब्रेन में कुछ हो गया, कभी किस केस में तो पूरा ब्रेन को ही खोल के निकालना पड़ता है, पूरा ही करके कट करना पड़ता है, तभी होता है। और उस केस में तो आई डोंट थिंक कि ये 10 लाख से भी कम में हो पाएगा। और फिर बाद में खर्चे इतने हो जाते हैं कि आपको डाइट का वो है इशू होता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और कुछ ऐसा है कि जो हम अनफोर्सिन खर्चे भी होते हैं। श्यामलाल जी, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हूँ, जी जी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि पूरे भारत देश में सिर्फ करीबन 7-8% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। तो लोग ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये 4 मेजर इंश्योरेंस हैं। आप किस प्रकार के, क्या आप ये सब इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं, और किस इंश्योरेंस को आप ऐसे सोचते हैं कि भाई ये इंश्योरेंस तो होना चाहिए मेरे पास? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? सर मैं आपसे तो जैसे पता लग रहा है कि आपने जैसे बताया कि 7-8% हेल्थ इंश्योरेंस लोग करवाते हैं, लेकिन ये तो आज का स्टेट है। आप सोचिए कि ये पिछले 5 साल में थोड़ा अवेयरनेस थोड़ी आई है, तो आज की डेट में 7-8% है। उससे पहले तो 5% से भी कम था। करेक्ट। और जब मैं एज आई नो कि जब मैंने 83 में जॉब शुरू किया तो हमारे पास LIC के कुछ लोग आते थे, वो खाली इंश्योरेंस के, तो हम लोग के एक कंसेप्ट ये है कि इंश्योरेंस मीन्स एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और क्या तो डेथ हो जाए तो आपको ये मिलेगा, या कोई बॉडी पार्ट जो है डैमेज हो जाए तो आपको इतना मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ समझ थी नहीं। धीरे धीरे करके फिर वो कार इंश्योरेंस की बात आई, फिर वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस की बात आई। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो मेरा अपना मानना है कि आप देखिए ना, इससे पहले कहूँगा कि हम लोग जो मेंटेन हम मेरी बेटियाँ हैं कि बेटी की शादी के लिए पहले से प्लान कर, 20 साल पहले से बेटी हो जाएगी तो इतने लाख खर्चा होगा, इसके लिए इंतजाम करेंगे। हम वो धार्मिक कार्यों के लिए कहीं जाना है, हरिद्वार जाना है, या उसके लिए पूरे घूमने जाए, उसके लिए प्लान करेंगे। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है कि हेल्थ इंश्योरेंस, हम इसके लिए प्लान बिल्कुल नहीं करते। लकीली मैं तो चलो एक अच्छी कंपनी में था तो मुझे ये मिल गया, लेकिन मैं ये चाहूँगा, मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली ये मेरे जो शब्द हैं इनको दूसरों तक भी पहुँचाइए। अभी रिसेंटली एक केस हुआ, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, और उसको लिए मेरी मिशन ने कई बार कहा कि भाई उनको बीमारी थी, उनको हार्ट की
थोड़ी थोड़ी बीमारी थी, फिर उसको किडनी का समस्या था, लेकिन वो होम्योपैथी और नेचुरोपैथी किसी में भागते रहे। मेरी मिशन उस समय कहा था कि आप इनका 5 लाख का कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस करा दें, लेकिन वो आदमी इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। अभी रिसेंटली जब मेरे जो केस हुआ उसके 1 महीने के बाद ही उनको हार्ट का प्रॉब्लम आया, और उस समय किसी पनवेल के हॉस्पिटल में उनका 2 लाख रुपए तो यही तुच्ची पुच्ची में निकल गया। फिर उन्होंने हॉस्पिटल ने कहा कि हाथ खड़े कर दीजिए, आप कहीं ले जाओ, इनको हार्ट का प्रॉब्लम हम नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो उसके बाद फैमिली सड़क पे आ जाता है, सारी इनकम बंद हो जाती है, खर्चे और बढ़ जाते हैं और उनको कंपनसेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर मेरा अपना मानना है कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में ज़रूरी है आदमी के लिए तो हेल्थ इंश्योरेंस है। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस के बारे में हाँ, हमने क्रिटिकल, तो सर ये आपसे मुझे पहली बार क्रिटिकल बीमारी तो सुन जाता, लेकिन क्रिटिकल इंश्योरेंस नाम की कोई चीज़ होती है वो मैं आपसे सुन रहा हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये जानना चाहूँगा मैं कि क्रिटिकल इंश्योरेंस लेना पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि इसको ज़्यादा लोग नहीं जानते मेरे ख्याल से। और अगर ये है तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, और अगर है तो क्या हम इसको इंडिया में रहते हुए कुछ कर सकते, पा सकते हैं? हाँ, देखिए, इंडिया में क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस का मार्केट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड डेफिनेटली इसका मार्केट है। और जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो क्रिटिकल इलनेस प्रोडक्ट जो है वो बनाती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि दुनिया की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है सन लाइफ। आपने बिरला सन लाइफ का नाम सुना होगा? सन लाइफ ये कनाडा बेस्ड कंपनी है और 150 साल पुरानी कंपनी है और वर्ल्ड की टॉप बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज में से एक आती है। तो कनाडा सन लाइफ इंश्योरेंस ने दुनिया में जो दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में इंश्योरेंस कंपनी है उनके साथ टाई अप करके हर कंट्री में एक अपना इंश्योरेंस कंपनी शुरू किया है। सन लाइफ का हांगकांग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में हांगकांग में टाई अप है। तो उसने दुनिया के अलग अलग कंपनी में जाकर वहाँ की इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करके इंश्योरेंस कंपनी बनाई। तो सन लाइफ हांगकांग इंश्योरेंस कंपनी का बहुत बढ़िया क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस है। वो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस क्या बोलता है, मैं बताता हूँ मेच्योरिटी कहाँ होती है। यहाँ पे भी है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, लेकिन उसमें वो मेच्योरिटी नहीं है, उतनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट नहीं है। आपको ऐसा लगेगा मेरा पैसा डूब ही रहा है उसके अंदर, लेकिन वो इंश्योरेंस, उनका जो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस है उसका नाम ओमनी केयर है। अब ये इंश्योरेंस क्या बोलता है कि आपको कभी भी क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस हो गया, क्रिटिकल इलनेस हो गया, तो आपने मान लो 2 करोड़ का इंश्योरेंस उसमें लिया हुआ है, तो अब आपके केस में 5 लाख का जो खर्चा हुआ वो तो हेल्थ इंश्योरेंस ने दे दिया, लेकिन बाद के जो खर्चे है उसका क्या, तो 2 करोड़ रुपया वो आपको दे देंगे। अब ये 2 करोड़ से आप आपको जिंदगी जैसी चलानी चलाओ, आपकी इनकम तो बंद हो गई। 2 करोड़ रुपए एफडी में डाल दो, इसका इंटरेस्ट आ रहा है, वो आपकी इनकम हो गई। उसी से आपने कोई एम्प्लॉय रख दिया आपको केयर करने के लिए, उसके खर्चे निकल रहे हैं। कहीं और बाहर जाना है ट्रीटमेंट के लिए, आपके आने जाने का खर्चा निकल गया। तो अब एक तो चीज़ है कि भाई मेरे को 2 करोड़ रुपया लमसम दे दिया, उसका मुझे जैसा इस्तेमाल करना है। लेकिन मान लो कि आपके जैसी कोई चीज़ हो गई, अब आपको एक्चुअली में क्रिटिकल इलनेस होने के पहले ही आपका इलाज हो गया। जी। तो जनरली क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस जो इंडिया में, वो बोलते हैं कि जब आपको नहीं हुआ, ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ तो हम नहीं देंगे। लेकिन ये क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस इतना मैच्योर्ड है कि आपको क्रिटिकल इलनेस को होने से पहले जो आपने ट्रीटमेंट करा है उसके लिए भी पैसा देंगे। तो 2 करोड़ का 25% आपको दे देंगे। किसके लिए? हॉस्पिटल को देने के लिए नहीं, आपके अकाउंट में डाल देंगे, आपको जैसा इस्तेमाल करना है। तो 2 करोड़ का 25% जो है वो 50 लाख रुपए आपको दे देंगे। अभी क्रिटिकल इलनेस नहीं हुआ, उसको ट्रीट करने के लिए आपने इलाज किया, तो ये मैच्योर्ड प्रोडक्ट है। इसके अलावा आपको फॉर एग्जांपल, मेरे को क्रिटिकल इलनेस जिंदगी में हुआ ही नहीं, अब मेरी उम्र 80 साल हो गई है, तो 80 साल की एज में जो मेरे पैसे जितने भरे उसका विद इंटरेस्ट मुझे पैसा दे देंगे। मुझे हुआ ही नहीं क्रिटिकल इलनेस, लेकिन क्रिटिकल अवस्था में तो हूँ, 80 साल की उम्र हो गई है तो भी मुझे पैसे दे देंगे। या मान लो कि 100 साल की एज तक मुझे कुछ नहीं हुआ, तो 100 साल की एज तक मुझे संभालने का काम वो करेंगे। और मान लो कभी डेथ हो गई तो मेरे को 2 करोड़ रुपए मेरे फैमिली को दे देंगे। यानी कि एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो भी पैसे दे देंगे, नेचुरल डेथ हो गई तो भी दे देंगे, क्रिटिकल इलनेस हुआ तो भी दे देंगे, क्रिटिकल इलनेस आपके केस में हुआ तो भी उसको जो है 25% दे देंगे। तो ये 100 साल तक जिंदगी में कभी भी हो जाए, कोई हैंकी पैंकी नहीं कि ये क्लॉज है वो क्लॉज है, ऐसा नहीं। तो मैच्योर्ड प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड वाइड है, जो कि बहुत, जैसे इंडिया के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट मैच्योर्ड है, वैसे हम लोग वर्ल्ड वाइड जो है मैच्योर्ड क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस ले सकते हैं। थैंक यू सर फॉर मतलब नॉलेज शेयरिंग,
क्योंकि आप सोचिए कि मैं एक इंडिया के टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट में काम किया है, 37-38 ईयर्स तक काम किया है, और मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं, तो आप आम आदमी की बात सोच सकते हैं। करेक्ट। हाँ, तो मैं ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि इतना कोई अच्छा प्रोडक्ट भी है, फॉरेन क्रिटिकल इंश्योरेंस नाम की चीज़ है, तो इसके बारे में मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से फॉरेन कंपनी से कोई इंश्योरेंस लेना चाहता है जी, तो इंश्योरेंस लेना चाहता है तो इंश्योरेंस लेने के लिए अब आप या तो हांगकांग चले जाइए, हांगकांग में जाके इंश्योरेंस ले लीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि दुबई और सिंगापुर ऐसे कंट्रीज है जो कि दुनिया के बड़े मार्केट है। जैसे आप मार्केट में जाके कोई सामान खरीद सकते हो, तो कोई चीज़ खरीदने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा। दुबई और सिंगापुर ये वर्ल्ड के बड़े मार्केट है। यहाँ पर दुनिया की इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म है, जो इंश्योरेंस करने के लिए एक ब्रोकिंग कंपनी होती है, ब्रोकर्स होते हैं, वो बड़े बड़े ब्रोकर्स के साथ में उनका टाई अप है। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का दुबई और सिंगापुर के बड़े बड़े इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ में उन्होंने टाई अप करके रखा है। उन ब्रोकर्स के से दुनिया के लोग जो है इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। तो हम लोग भी जाके बाय कर सकते हैं, इंडिया के लोग भी। लेकिन ब्रोकर के भी एक रजिस्टर्ड एडवाइजर होते हैं। उन रजिस्टर्ड एडवाइजर जो है उनके द्वारा हम पॉलिसी बाय कर सकते हैं। तो दुबई के जो ब्रोकर्स हैं, अभी दुबई में कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी है, बहुत बड़ी ब्रोकिंग कंपनी है, 28 साल पुरानी दुबई की एक ब्रोकिंग कंपनी है। वो कंपनी के रजिस्टर्ड एडवाइजर्स के द्वारा, वैसे तो बहुत सारी ब्रोकिंग कंपनी है, लेकिन मैं आपको भरोसे वाली एक कंपनी बता रहा हूँ, उसके रजिस्टर्ड एडवाइजर के द्वारा अगर यहाँ का इंडिया को कोई व्यक्ति बाय करना चाहता है तो बाय कर सकता है। लेकिन आप दुबई में जाएं क्या, तो उनके काफ़ी सारे रजिस्टर्ड एडवाइज़र इंडिया में भी, उनके द्वारा भी हम बिना दुबई में जाए, बिना सिंगापुर जाए, इंडिया में जो उनके रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं उनके द्वारा हम इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, देखिए हमारे दर्शकों में हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो जो कि इस प्रकार के क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस को बाय करना चाहता है। तो बाय करना चाहता है तो इंडिया में मैंने बताया कि काफ़ी सारे रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं, कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म के, जो कि दुबई की 28 साल पुरानी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी है। तो इंडिया में उनके रजिस्टर्ड एडवाइज़र कहाँ पर हैं, कौन है, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक रखी है। उस लिंक में आप जाएँ और वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप खुद एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हो इंडिया में और आपके मन में हो कि ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं खुद भी एक रजिस्टर्ड एडवाइज़र बनना चाहता हूं कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म का। तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए भी एक लिंक है, उस लिंक पे जाएं और आप अपना इंटरेस्ट दिखाएं। आप भी जो है कॉन्टिनेंटल के रजिस्टर्ड ब्रोकर बन सकते हैं। आपको उसका एक 5 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। वो कोर्स करने के बाद हम आपको भी रजिस्टर्ड इंटरनेशनल एडवाइज़र बना सकते हैं कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग के अंदर। तो श्यामलाल जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है सर्जरी क्या होती है, ब्रेन सर्जरी क्या होती है, इसके बारे में बताया, इसके क्या फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, इमोशनल लॉसेस हो सकते हैं, आपने इसके बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा श्यामलाल जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना ज्ञानवर्धन किया, क्योंकि फॉरेन क्रिटिकल इंश्योरेंस के बारे में इतनी जानकारी दी जो कि लोगों को नहीं पता होती, मेरे जैसे अगर नहीं पता होती, तो इसमें आपने अच्छा दी। और सच में हमें हेल्थ के बारे में और हेल्थ के इंश्योरेंस के बारे में पता होना चाहिए और हमें इस पर एक्ट भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।